आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, जिसका नाम क्या है, वर्ण विचार। तो उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेसन नंबर 1 का क्या कर लेते हैं, रिवीजन। क्या कर लेते हैं, चलिए पहले हेडिंग बताइए। भाषा। दूसरी बताइए क्या पढ़ा था। हम्म बहुत बढ़िया। फिर हमने भाषा की क्या पढ़ा था, भाषा के रूप, लिखित रूप और मौखिक रूप। फिर हमने क्या पढ़ा था, सांकेतिक भाषा। फिर क्या पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था, भारतीय भाषाएं। कितनी भाषाएं थी, 22। ठीक। फिर क्या पढ़ा था, लिपि। फिर क्या पढ़ा था, बोली। फिर क्या पढ़ा था, उपभाषा, उपभाषा। फिर क्या पढ़ा था, व्याकरण। फिर क्या पढ़ा था, व्याकरण के अंग। कितने अंग थे, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इतनी चीज पढ़ने के बाद लेसन नंबर 1 क्या हो गया था, खत्म हो गया था। अब आप पढ़ेंगे क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 का क्या नाम है, जिसका लेसन नंबर 2, इसका नाम है वर्ण विचार। ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, वर्ण विचार। डाल लीजिए, वर्ण विचार। ठीक। इसे क्या कहते हैं, इसे फोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोनोलॉजी कहते हैं। हाँ ठीक। इसे क्या कहते हैं, फोनोलॉजी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार पढ़ेंगे। ठीक है। तो कोई भी चीज जब शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत एक छोटी इकाई से होती है, स्मॉल यूनिट से। जैसे हमारा शरीर, आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। किससे बना है, सेल से मिलकर बना है। दीवार ईंटों से मिलकर बना है। ठीक है। कोचिंग या स्कूल किससे मिलकर बने हैं, बच्चों से मिलकर बनते हैं। कई सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं तो क्लास बनती है। तो छोटी छोटी चीजें जब मिल जाती हैं उसी से क्या होती है, नई चीज बड़ी बनती है। ठीक इसी प्रकार सबसे छोटी जो इकाई है किसी भी भाषा की, वो उसके अक्षर होते हैं। क्या होते हैं, अक्षर। अगर अक्षर ही नहीं होंगे तो हम लोग उस भाषा को सीख नहीं सकते। इसलिए बचपन में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, अक्षर ही तो पढ़ते हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ABCD, यही पढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, वर्ण। पहले हेडिंग डालिए, वर्ण। देखिए, भाषा के, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है। समझ पा रहे हैं। अब हमें ये भी पता है कि जो वर्ण होते हैं वो हिंदी के अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं, और उन्हें लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। ठीक है। दूसरी हेडिंग डालिए, वर्णमाला। क्या डालेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला में लिखिए, क्रम में लगे हुए, क्रम में लगे हुए वर्णों के समूह को, क्रम में लगे हुए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रम में लगे हुए वर्णों के स्वर को क्या कहते हैं, क्रम में लगे हुए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसलिए जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, का के बाद खा आएगा, खा के बाद गा आएगा, गा के बाद घा। ये नहीं कि का के बाद चा आएगा, चा के बाद माँ आएगा। ठीक है। क्रम होता नहीं कि सी के बाद डी आएगा, एफ के बाद जी आएगा, टी के बाद ई आता है, टी फॉर टाइगर, टाइगर के बाद ई आता है, ई फॉर एलिफेंट। चलिए ठीक। एम के बाद क्या आता है, पी के बाद क्या आता है, आर के बाद क्या आता है, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद क्या आता है, और वी के पहले क्या आता है, यू, यू क्या आता है। ठीक। तो ये सब क्रम में लगे होते हैं। क्रम में लगे हुए वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अगली हेडिंग डालिए, वर्णों के भेद। वर्णों के भेद।
तो वर्णों के बेटा होते हैं दो भेद। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो वर्णों के कितने भेद हो जाएंगे? एक हो जाएगा स्वर और एक आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन। ठीक। अब स्वर के नीचे लिखिए, लिखिए वे वर्ण जिनको बोलने में, वे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। वे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। समझ पा रहे हैं? वो क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। ठीक है। स्वर कौन कौन से होंगे? तो आ से लगा के आओ तक देखें। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा बड़ा ऊ। देखिए जो परिभाषा आपने लिखी हो ऐसे ही लिखना है इसके नीचे। ठीक। तो हेडिंग डाल दीजिएगा कि स्वर। ठीक। हाँ, स्वर डाल दिया। स्वर में परिभाषा लिखी, उसके नीचे लिखिए उदाहरण में छोटा आ बड़ा ऊ तक, फिर ऋण, ए, आए, ओ, आओ, यहां तक क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। क्या होते हैं? तो टोटल कितने स्वर हो गए? आप काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11। कितने हो गए? 11। इसका मतलब स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 11 होती है। समझ पा रहे हैं? ठीक। तो वर्णों का भेद, इसमें पहली हेडिंग ए नंबर हमने क्या डाली? स्वर। स्वर के बारे में लिखा। अब ए के बाद डालिए बी नंबर हेडिंग, स्वरों के भेद। स्वरों के भेद। लिखिए, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। ठीक। तो पहला क्या होता है? इसको हम रोमन नंबर में लिखेंगे। तो पहले का नाम होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। ठीक। तो ह्रस्व स्वर के बारे में लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक। पूर्ण विराम के बाद लिखिए ये चार हैं। कितने हैं? चार। कौन कौन से? आ, ई, उ और ऋण। कौन कौन से होंगे बेटा? आ, ई और ऋण। ठीक है, लिख लीजिए। उदाहरण नीचे लिखिए उसके आगे। ये चार हैं डैश अ ई उ ऋण। तो ये क्या कहलाएंगे? ह्रस्व स्वर। ठीक। तो देखिए हेडिंग बनाना सीखिए। अब 3 नंबर देखो अंकों में ये लिखा, तो उसके अंतर्गत की हेडिंग ए नंबर डाल दी कैपिटल में। अब बी नंबर हम लोग किस पे आ जाएंगे? ये ए नंबर है तो हम लोग बी नंबर आ गए इस पे, स्वरों के भेद पे। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? बी। तो इसको हम लोग अपने अनुसार भी आगे कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अब अगर 20 में डाल दिया है तो अब 1 2 तो डाल नहीं सकते क्योंकि ऊपर पड़ा है, इसलिए हमने क्या किया? रोमन नंबर पे डाल दिया। तो रोमन नंबर में पहला क्या? ह्रस्व स्वर हो गया।
होते कितने हैं? 3। अब डालिए दूसरा दीर्घ स्वर, सेकंड नंबर। दीर्घ स्वर में लिखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, देखिए पूर्ण विराम के बाद लिखिए ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। कौन कौन सा होगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। समझ पा रहे हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक, अब इनकी किताब में क्या है कि मिस प्रिंट हुआ है, बाद में सुधार देते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब डाल लीजिए थर्ड नंबर प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, इसमें लिखिए प्लुप्त होता है पाधा पा ला में ऊ की मात्रा अत, प्लुप्त, बस अब सही। प्लुत, प्लुत स्वर लिखिए, ये ध्यान रखेंगे मैच सिस्टम को, ठीक है? अगर ये लाइट बंद होगी तो आवाज चली जाएगी, बता देना, दूसरी लगा देना। लिखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है, मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है, समय लगता है। नहीं, मैं आपकी बुक है मेरे सामने, आप चिंता ना करें, आप आगे से मिला लीजिएगा। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। आप पूछ क्या रहे हैं ये बताइए? मूल स्वर, मूल माने होता है जो जड़ है, बेस है। मूल स्वर क्या होते हैं? यही तो होते हैं, गेरा। इन्हीं की बात हो रही है। जब मूल स्वर कहा जाएगा तो इन्हीं गेरा की बात होगी। समझ में आया? सबसे कम साउंड किसमें लगेगा? इसमें। इससे अधिक किसमें लगेगा? इससे। इन दोनों से अधिक किसमें लगेगा? हाँ, तो लिखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे हे राम, जैसे हे राम, हे राम कैसे लिखेंगे कि आप हे के बाद डॉट डॉट लगाते चलेंगे, फिर लिखेंगे राम। इसे कैसे बोलते? कहते हैं हे राम। तो हे को क्या करते हैं? खींच लेते हैं। समझाने के लिए बताइए कही बात, इसको हम उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे इसे, हे राम। आगे लिखिए, आगे लिखिए मैं, इसमें लिखिए मैं, है, क्या लिखेंगे? मैं, दिख रहा है आपको? है, ये लिखिए है, लिखा? दिख रहा है बेटा? लिखिए मैं है, दो है ना, एक है एक राम है, तो लिखिए है, और है के बाद जो खींचा गया है वो क्या है? ओ, फिर इसको
ऐसे प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि नहीं? में ओ प्लस सर है, प्लस स्वर है। तो जो खींचा गया है ये, इसी को कहते हैं ये। समझ पा रहे हैं? बस। और इसका कहीं जरा उपयोग उपयोग होगा है नहीं। बस हे राम, तो हे और फिर ओम में क्या, जो ओ है वो क्या है? प्लुत स्वर है। हे के बाद क्या बोला गया? राम, तो खींचा जाएगा। ठीक, तो कहीं कहीं पर आप देख रहे होंगे कि हिंदी का थ्री बना होता है, बना होता है कि नहीं बना होता है? ये वाला वही चीज, बस और कुछ करना ही नहीं। ठीक है, अब स्वरों के भेद हो गया। सी नंबर डाल दीजिए, स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं, मात्राएं तो आपको पता ही है। नहीं पता है तो लिख लेना अपने आप। इधर क्या लिखना? इधर सारे स्वर लिखना, इधर उनकी मात्राएं लिख देना। स्पेस छोड़ दीजिए। कितने स्पेस छोड़ोगे? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा स्वर का पोर्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। हो गया। अब ए नंबर ये था, इसको हम मान लेंगे स्मॉल में, बी नंबर मान लो। अब हम लोग क्या करेंगे? ए नंबर है, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल ए। व्यंजन को क्या मानेंगे? तो इसको डालिए स्मॉल है, अब स्मॉल में से चलाएंगे हेडिंग। देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? वही व्यंजन लिखिए हेडिंग। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, क्या इतना समझ में आया? अब आप डालिए व्यंजन के भेद। स्मॉल बी डालिए, व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद डाल लिया? लिखिए व्यंजन के तीन भेद होते हैं। क्वेश्चन अगर है तो आप देखिए क्या है, देखिए पीछे प्रतीक, आप देखिए क्या क्वेश्चन है, देख लो इनका। देखिए स्वरों के भेद, स्वरों के तीन भेद होते हैं। हाँ, व्यंजन के तीन भेद होते हैं, लिखिए व्यंजन के तीन भेद होते हैं। देखिए पहला लिखिए स्पर्श व्यंजन। इसमें भी क्या इसमें चलेंगे तो कितने व्यंजन होते हैं? तीन होते हैं। तो पहला लिखिए स्पर्श व्यंजन। ये हेडिंग किसके अंतर्गत है? इसके अंतर्गत है। ठीक है, देखिए स्पर्श व्यंजन में का से लेकर मां तक के व्यंजन ये स्पर्श व्यंजन में क्या लिखा? का से लेकर मां तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहां से लेकर? का से लेकर मां तक, ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, देखिए नई लाइन से लिखे, इनके पांच वर्ग हैं। इनके कितने वर्ग हैं? पांच वर्ग हैं।
ठीक, तो इसकी एक सारणी बनाएंगे जिससे हमें क्या हो गया, पूरा बात क्लियर हो जाएगी। तो इधर लिखेंगे वर्ग और इधर क्या लिखेंगे, व्यंजन, और यहाँ पे लिख लेंगे उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ठीक, तो कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। तो पहला क्या होगा, का वर्ग, दूसरा क्या होता है, चा वर्ग, तीसरा क्या होगा है, ता वर्ग, बहुत अच्छी बात। अगला क्या होगा, टा वर्ग, फिर क्या होगा, ता वर्ग, और फिर क्या होगा, पा वर्ग। चलिए का से शुरू करते हैं, तो क्या होगा, का, खा, गा, घा, अड़ा। फिर क्या होगा, चा, छा, जा, झा, फिर क्या होगा, उआ, फिर क्या होगा, टा, ठा, डा, ढा, ना, नहीं यहाँ पे क्या, डा, ठा, डा, ढा, फिर क्या होगा, अड़ा, फिर क्या होगा, ता, था, दा, धा, ना, फिर पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और इसी में ही जो नए 2 अक्षर होते क्या हैं, एक होता है ये वाला और एक कौन सा होता है, ये वाला। ये वाला जो ढा है ये वाला है, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये ढा होता ही नहीं इसमें, तो ढा होता है, ढोला वाला ढा होता है। तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये 2 इसी में ऐड हो जाएंगे। और ये ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ये बना लीजिए। ठीक, अब ये कहाँ से बोला जाए, कंठ से बोला जाता है, गले से। ये तालु से बोला जाता है, जबान के ऊपर जो स्थान होता है वहां से। ये मूर्धा से बोला जाएगा, मुंह से हल्के से आगे आ जाइए। ये दांतों से बोला जाएगा, दंत से। ठीक, और ये कहाँ से बोला जाएगा, ये ओष्ठ से बोला जाएगा, मतलब ओठों से। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है। फिर बेटा इसका कैप मिला, आप जाइए कैप लेके आइए। हाँ, आ गया समझ में, ये लिख लिया, ये लिख लिया है, ये लिख लेंगे, ये बना लिया। ठीक, ओके, बहुत अच्छी बात। तो स्पर्श व्यंजन तो पहले आपके क्लियर हो गए। अब आप आ जाइए सेकंड नंबर, तो पहला हो गया, सेकंड पर आइए, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजनों को देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है, कि जो बी नंबर आपकी हेडिंग क्या है, व्यंजन, उसकी थर्ड सेकंड नंबर हेडिंग अंतस्थ व्यंजन लिखिए। अंतस्थ व्यंजन में लिखिए, स्वरों तथा व्यंजनों के बीच में स्वरों तथा व्यंजनों के बीच में आने वाले वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं। फिर अथवा लगा के दूसरी डिस्क्रिप्शन लिखिए। हाँ, अथवा लगाइए, अथवा लगा के दूसरी परिभाषा लिखिए। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
वायु मुख के किसी विशेष भाग से नहीं टकराती करते समय वायु मुख के किसी विशेष भाग से नहीं टकराती और वायु की गति भीतर की ओर होती है और वायु की गति भीतर की ओर होती है और वायु की गति भीतर की ओर होती है। लाइक क्या कह रहे थे? ये बारे में बात करें। भीतर की ओर होती है, कॉमा उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, पूर्ण विराम। अब नई लाइन से लिखिए, ये 4 होते हैं। हाँ, ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, र, ला और ब। ठीक, लिख लिया। अब डालिए 3rd नंबर, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में लिखिए 5:12। ऋषि सर नहीं आए? रुक जाए। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन में लिखिए, इनके उच्चारण में वायु घर्षण के साथ वायु वायु माने हवा, घर्षण के साथ, घर्षण माने रगड़ती हुई, घर्षण माने रगड़ती हुई। वो जो रगड़ती है कोई चीज, जैसे कि मान लीजिए टायर रोड से घर्षित हो रहे हैं, मतलब रगड़ रहे हैं। आपकी चप्पल और फर्श में अगर घर्षण नहीं होगा तो फिसल के गिर जाएंगी, होता है, वही घर्षण होता है। देखिए, घर्षण के साथ निकलती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, ये 4 होते हैं। नई लाइन से लिखिए, ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शा, 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 हा। ये 4 हो गए। ये 4 होते हैं। गेट बंद करके, मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाओ। और ये पर्दा बंद करो, पर्दा। पूरा स्वाइप करना, पूरा रह गया। ऊष्म व्यंजन समझ में आ गया? ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन, उससे पहले क्या था? अंतस्थ व्यंजन, उससे पहले क्या था आपका? स्पर्श व्यंजन। ये हो गए व्यंजन के भेद। तो स्वर के भी भेद पढ़ लिए और व्यंजन के भी क्या पढ़ लिए? भेद पढ़ लिए। अगली हेडिंग डालिए। तो पहली हेडिंग कौन सी थी? ये कौन सी हेडिंग चल रही थी? ना ना ना, अभी वर्णमाला के बाद वर्णों के भेद। वर्णों के भेद 3 नंबर हेडिंग थी बेटा। 3 नंबर हेडिंग पढ़ रहे थे ना, वर्णों के भेद। अब 4 नंबर हेडिंग डालिए, अयोगवाह। 4 नंबर में क्या लिखेंगे? आयोगवाह।
लिखिए, जो वर्ण अथवा अक्षर, जो वर्ण अथवा अक्षर ना तो स्वर और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ना तो स्वर, ये रुद्र उठो आगे आओ, ना तो स्वर अथवा ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, कॉमा उन्हें अयोगवाह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो अयोगवाह किसे कहते हैं? ना तो स्वर में आएंगे ना ही व्यंजन में। ठीक, जिसे सेमी वोवेल होते नहीं है, वाई और डब्ल्यू। लिखिए, नई लाइन से लिखिए, निम्न, हाँ, जो वर्ण अथवा अक्षर ना तो स्वर और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, अयोगवाह उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो पहला लिखिए, पहले कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक लिखिए, अनुनासिक में जिन स्वर का उच्चारण करने पर, जिन स्वर का उच्चारण करने पर नाक से हवा निकलती है। सब आप में है अरमान जी, सब ये सब आप में, आपको ही पढ़ना है। आपकी व्याकरण में यही तो सब है। ये क्लास रिकॉर्ड होके यूट्यूब पर चली जाएंगी, आपको पढ़ लेना है यहाँ से। आया समझ में? जिन स्वर का उच्चारण करने पर नाक से हवा निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। हाँ, अनुस्नासिक। वन मिनट, आपकी बुक में ना, एक तो इनकी बुक में भी प्रिंट आउट में गड़बड़ है और आपकी बुक में भी प्रिंट आउट में गड़बड़ है। तो हमने क्या लिखवाया? इसे आप अनुस्वार कर लीजिए, ये अनुस्वार की डेफिनेशन है। ये अनुस्वार कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे इसे? उसे अनुस्वार कहते हैं। पूर्ण विराम। इसे वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर प्रयोग किया जाता है। नई लाइन से लिखेंगे, इसे वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर प्रयोग किया जाता है। याद हो गया आप लोगों को? ठीक, जैसे बताइए। नहीं, हाँ, जैसे बोलिए। जैसे अंगूर, गंगा और अंगूठी और कंघा। बहुत अच्छा। कंघा नहीं ना, कंघा रंग ढंग आदि। चलिए, अब आगे इसकी बात करते हैं। अनुस्वार हो गया। अब बी नंबर पे डालिए अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक। अभी आप लोगों के पास 8 मिनट हैं, 5:22 हुआ है।
8 मिनट में तो हम लोग दुनिया तबाह कर देंगे। लिखिए अनुनासिक में लिखिए, जिस स्वर के उच्चारण में मुख तथा नाक दोनों से हवा निकलती है, जिन स्वर के उच्चारण से मुख तथा नाक दोनों से हवा निकलती है, मुख तथा नाक दोनों से हवा निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। उसे अनुनासिक कहते हैं, मुख और नाक दोनों से जब हवा निकले। पूर्ण विराम। नई लाइन से लिखें, इसे वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर प्रयोग किया जाता है। इसे वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। जैसे हंस, जैसे हंस, चांद, गांव आदि। अब देखो बेटा, अगर ये लगा देंगे बिंदी मतलब अनुस्वर, ये हो जाएगा हंस। हंस में क्या होता है? श्वान। अगर इसके ऊपर लगा देंगे क्या? अनुनासिक, ये हो जाएगा हंस। तो अगर हंस और हंस ये सबसे बेस्ट नमूने या एग्जाम्पल हैं बिंदी को समझने के लिए। तो समझ पा रहे हैं कि जब हम लोग कहते हैं बिंदी से क्या होता है, तो बिंदी से ये होता है। अगर बिंदी और आपने क्या लगा दी, अगर आपने लगा दिया अनुस्वर, तो हो जाएगा हंस। हंस माने श्वान जो पानी में तैरता है। अगर चंद्र बिंदी लगा दी तो हो गया हंस। हंस माने क्या होता है? हंस। हंस माने क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? लाफिंग, लाफ। समझ पा रहे हैं? तो बिंदी से इतना अंतर है। समझ पा रहे हैं? ठीक, आगे लिखिए। 3rd नंबर लिखिए विसर्ग। सी नंबर डालिए विसर्ग। विसर्ग में लिखिए, इसका उच्चारण हा वर्ण की तरह होता है। हा जब लिखेंगे तो उसको उद्धरण चिन्ह में लिख लेंगे। हा वर्ण की तरह होता है। हा ये होता क्या? हा जो कहते नहीं आह, ठीक, अनुष्ठा कहते नहीं है। संस्कृत में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, होता नहीं है? जैसे मयूरा होता नहीं है, बहुत बहुत जगह होता है। ठीक, तो अगर किसी भी बिंदी के बाद से लिखा हो कि लास्ट वाले से रा लिखा हो, इसके ऊपर बिंदी लिखा हो, तो सिर्फ रंगम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रंगम। अगर अंत वाले के ऊपर बिंदी होती है, संस्कृत में होता नहीं है, रगम। रगम पढ़ेंगे, रगम। रगड़म रगड़ाई, एक आता था पकड़म पकड़ाई। आगे लिखिए, क्या लिखा? इसका उच्चारण हा वर्ण की तरह होता है, पूर्ण विराम। वर्ण के बाद विसर्ग चिन्ह, वर्ण के बाद विसर्ग चिन्ह, ये अनुपात रेशियो वाला लगा लीजिए, लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दुख, सुख में नहीं। प्रातः, अतः आदि। हमारा जो दा है कितना प्यारा है ना, है नहीं? खींच दिया है इसको। अब बताइए कौन सा दा सही है, ये वाला कि ये वाला? 1 के 2? ये बनाने से ना मार पड़ती ही। अगर इसको आप ऐसे पलट दो तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रा। रा से रथ। राज सवारी रथ कहलाई, राजाओं के मन के भाई। हाँ,
कबूतर करता गुतरुक गो, खरगोश सिर में खैदी को। और गमले में है सुंदर फूल, और घड़ी कहे जाओ स्कूल। और घा के बाद क्या आएगा, घड़ा। बच्चा चना चबाकर खाओ खूब, फिर आएगा अच्छा, छतरी तानो जब हो धूप। फिर जा, जल में जाता बड़ा जहाज, फिर झा, झरझर झरने की आवाज। फिर टमाटर देखो गोल मटोल, ताके बाद ठा, ठठेरा बनाए बर्तन गोल। फिर डा, डमरू डमरू बोरा, डम डम डोल। फिर ढा, ढमा ढम ढम बाजे ढोल। फिर ता, तबला बोला तक तक दिन, ताकि था, थपकी देती माँ हर दिन। फिर धा, निधा, दही मलाई खा गई बिल्ली। फिर धा, धनिया मटर चले अब दिल्ली। फिर ना, नल का पानी बर्फ की सिल्ली। फिर पा, पतंग उड़ी पीली आसमानी। फिर फा, फल लेके आई है नानी। फिर माँ, ठीक। फिर पा फा बा, बकरी पी गई सारा पानी। ठीक, यही सब है। अच्छा, एक में हम लोग पढ़े थे सरकारी वाली किताब में, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मछली की आंख, तीन नदियां बनी नहीं होती, एक मछली की मछली होती हैं, एक धनुष होता है, उत्तर प्रदेश सरकार का इस पर सिंबल लगा होता है। आगे बढ़ते हैं। तो विसर्ग समझ लिए। अभी 4 नंबर हो गया, अब 5 नंबर लिखिए। हलंत, हलंत लिखिए, हलंत 5 नंबर है भी। हलंत बेटा जानते हो क्या होता है? ये जो लगा ये वाला, यही हलंत है। बताओ क्या सही होगा? ये सही है कि ये सही है? बताओ। सही दोनों है, लेकिन ये ज्यादा नजदीक माना जाता है। ठीक, तो यहाँ से हटा के लिखिए, हलंत लिखिए। ये देखो, आप जो देख पा रहे हो ये हलंत है। हलंत का मतलब होता है कि जिस अक्षर को आधा ना कर पाओ, जैसे अगर आधा में लिखना है जिन्ना, तो आधा ना करके पूरा ना कर देंगे, तो ये भी सही है। और इसको चाहे आप ऐसे लिखो, ये भी सही है। तो हलंत लगने से वो क्या हो जाता है, अपने आप आधा हो जाता है। ठीक, तो कुछ अक्षर होते हैं जिसे आधा नहीं कर सकते, जैसे रा को आप आधा नहीं कर सकते, तो उसको लिए हलंत लगा देंगे। ठीक, लिखिए। स्वर, स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करते समय, स्वर रहित, स्वर रहित कैसे लिखोगे? स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करते समय उनके नीचे एक तिरछी रेखा, उनके नीचे एक तिरछी रेखा से ब्रैकेट में लगा देना, ऐसे लिख लेना, तिरछी रेखा लगा दी जाती है। इसे हल चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल चिन्ह भी कहते हैं। ठीक, उदाहरण में आप इसी चिन्ह को लिख देना, लिख लो। रुद्र प्रताप को सब याद हो गया, अभी ये आएगा, अब मार्कर लेगा, सबको पढ़ाएगा। अरे तो आप रुद्र प्रताप भटनागर वाले हैं। रुद्र प्रताप सिंह, 3 नाम, तीनों नाम की आपको इज्जत रखना है। रुद्र भगवान शंकर का, प्रताप तेज यश कीर्ति, सिंह शेर के समान। रुद्र प्रताप सिंह हमारी कोचिंग में, अब वो आएंगे, सब कुछ सुनाएंगे ग्रामर का। सबसे पहले किताब बंद करेंगे, बंद कर दो, बंद कर दो, और आएंगे, खड़े होंगे यहाँ, नतमस्तक करेंगे। ठीक, एक बढ़िया प्यारा सा मंत्र पढ़ेंगे। कौन सा? वही धमाकेदार मंत्र। ये कहेंगे सुनिए सर, तारीख सहित बताएंगे कि आपने दिनांक इतनी इतनी तारीख को ये कपड़ा पहन के आए थे, ऐसे खड़े हुए थे, तब आपने पहला पेज खोला था, आपने पहली हेडिंग डलवाई थी ग्रामर।
फिर आपने ग्रामर के बारे में पढ़ाया था। ग्रामर से हम 4 बातें सीखते हैं किसी भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना। उसके बाद आपने सेकंड नंबर हैंड डलवाई थी क्या, ग्रामर के अंग। और सर आपने तब ये भी कहा था ब्लैक से लिखना है, ब्लू से नहीं लिखना है, आपने कहा था। इतनी बारीकी बुद्धि। फिर आपने कहा था सर आप जब हम लिख रहे थे तो आपने प्रतीक को डांटा भी था, याद रहे सब। फिर सर आपको याद है सर जब आप लिखवा रहे थे तो हम इससे कुछ भी करने लगे थे, आपने सर मना भी किया था। फिर हम आपके चरणों में गिर जाएंगे, कहेंगे भगवान बुद्धि आप जैसी हो, है कि नहीं। फिर आप कहेंगे पहली हेडिंग वर्ड, फिर ये इसमें ये लिखवाया, इसमें ये लिखवाया, वर्ड को इतने भागों में बांट दिया, इसको इतने भागों में बांट दिया, सिलेबस लिखवाया, कासन लिखवाया, प्रोसेस लिखवाया, काइंड ऑफ प्रोसेस लिखवाया, एडजेक्टिव प्रोसेस, नाउन प्रोजेक्ट, प्रोनाउन प्रोसेस। फिर लेसन नंबर खत्म सर हो गया। फिर आपने सेकंड नंबर डलवा दिया, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ाया, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पैटर्न ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को 2 भागों में, 3 भागों में, प्रेडिकेट को 3 भागों में, उसमें ये क्यों। फिर काइंड ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के सर होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव, फिर ये सर आपने ये एग्जांपल लिखवाए थे, कहो तो सर आप 5 और बता दें। तो आप क्या कहोगे, कहो तो सर 5 एग्जांपल और बता दें। फिर सर आपने एक्सरसाइज करवाई थी इतनी तारीख के बाद, उसके बीच में आपके मुहासा हुआ था, उसके बीच में ये हुआ था। फिर सर आपने पहला क्वेश्चन ये लिखवाया था, उसमें 10 प्रश्न लिखवाए थे। फिर बी नंबर क्वेश्चन ये, सी नंबर ये, डी नंबर ये। फिर सर आपने कहा था पार्ट ऑफ स्पीच कल पढ़ाएंगे। फिर आपने मन में कहे सर को क्या पता, हम हैं, हमसे सुनेंगे, रुद्र प्रताप सिंह से सुनेंगे। हम कौन है, रुद्र प्रताप सिंह। और सब लोगों से नमस्ते किया करो, आने से पहले नमस्ते इनको किया करो, और जाने से पहले नमस्ते करना। और नमस्ते तब करेंगे जब ये सुना देंगे। नहीं बैठो। तो आप कौन हो, रुद्र प्रताप सिंह। आपके कंधों पर, कंधे आपके पास 2 ही हैं, अब नाम है 3 नामों का भार है। रुद्र यहां रख लो, नहीं रुद्र रखो खोपड़ी, प्रताप सिंह। उसके बाद एक नाम छुटकू सा सिंबल, ये कोई नाम होता है, प्रतीक, ये कोई नाम होता है। नाम तो रुद्र प्रताप सिंह है। तो आप महान हो, आप याद करके सुनाओगे, हमें पता है। अगर आप सुनाएंगे तो आपको हम ट्रॉफी दे देंगे, ठीक है। आपकी देखो लिखा है टी शर्ट पे, रैली रैली कूल, यस व्यवहारी सिंह। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखवा दिया, हलंत हो गया, ठीक है। और हलंत के बाद आप लिखिए NOTE, नोट। नोट हम लोग कब पढ़ेंगे, अगले दिन। कब पढ़ेंगे, इसका मतलब ये लेसन समाप्त नहीं हुआ है। तो फट से अपनी हेडिंग के आगे डाल दीजिए, ये हो गया पार्ट 1। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में, क्लास नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय। चलो सुबह कर दो।